टेली प्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में आप जानेंगे अकाउंटिंग की परिभाषा और कुछ अन्य परिभाषाएं। जो लोग टेली सीखना चाहते हैं, निश्चित रूप से उन्हें मालूम है टेली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, पर क्या आप जानते हैं अकाउंटिंग क्या है, उसको कैसे करते हैं, उसके क्या सिद्धांत हैं, उसके क्या लाभ हैं इत्यादि। शायद कुछ लोग जानते हैं और कुछ नहीं। इसलिए हम टेली सिखाना शुरू करने से पहले प्रारंभ में बहुत ही सरल तरीके से अकाउंटिंग से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी जो हमें टेली सिखाने के लिए आवश्यक लगी, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे ख्याल से टेली में काम करने के लिए ये जरूरी भी है। कहते हैं ना, फाउंडेशन यानी नींव मजबूत होती है तो बिल्डिंग भी मजबूत होती है। चलिए पहले समझ लेते हैं अकाउंटिंग क्या है। किसी व्यापार या व्यवसाय के वित्तीय यानी फाइनेंशियल लेन देन का लिपिबद्ध रिकॉर्ड रखने, उसका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन करने, सारांश प्रस्तुत करने और उसका विवरण यानी रिपोर्ट तैयार करने और उनका एनालिसिस करने की कला को ही अकाउंटिंग कहते हैं। हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए इन सभी बातों को एक एक करके समझेंगे। यहाँ पहले हम इस लेसन में उपयोग होने वाले टेक्निकल शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्यापार यानी ट्रेड क्या है। लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय या विक्रय व्यापार कहलाता है। अब हम देख लेते हैं पेशा यानी प्रोफेशन क्या है। आय अर्जित करने के लिए किया गया कोई भी काम या कोई भी साधन जिसके लिए पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, वो पेशा कहलाता है। डॉक्टर, वकील, शिक्षक, इंजीनियर आदि द्वारा किए गए काम पेशा कहलाते हैं। अगली टर्म है व्यवसाय यानी बिजनेस। ऐसा कोई भी वैधानिक काम जो आय या लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया हो, व्यवसाय कहलाता है। व्यवसाय एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत उत्पादन, वस्तुओं या सेवाओं का क्रय विक्रय, बैंक, बीमा, परिवहन, कंपनियां आदि आते हैं। व्यापार व पेशा भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन यानी लेन देन की। व्यवसाय में माल, मुद्रा या सेवा के पारस्परिक व्यवहार या आदान प्रदान को लेन देन कहते हैं और ये सभी मुद्रा द्वारा मापे जाते हैं। चूंकि ये मुद्रा से संबंधित हैं, इसलिए इन्हें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। इसमें मुद्रा का भुगतान तुरंत या भविष्य में हो सकता है। जब सौदे का तुरंत भुगतान किया जाता है तब वह नकद लेन देन यानी कैश ट्रांजैक्शन कहलाता है, और जब भुगतान भविष्य में किया जाता है तब उसे उधार लेन देन यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब समझते हैं माल यानी गुड्स किसको कहते हैं। माल उस वस्तु को कहते हैं जिसका क्रय विक्रय या व्यापार किया जाता है। माल के अंतर्गत वस्तुओं के निर्माण हेतु प्राप्त कच्ची सामग्री, अर्धनिर्मित सामग्री या तैयार वस्तुएं भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए वस्त्र विक्रेता द्वारा खरीदा गया कपड़ा, शक्कर मिल द्वारा खरीदा गया गन्ना व निर्मित शक्कर, फर्नीचर के व्यापारी द्वारा फर्नीचर बनाने के लिए खरीदी गई लकड़ी व तैयार फर्नीचर, अनाज के व्यापारी द्वारा खरीदा गया अनाज उन व्यापारियों के लिए माल है। अगली टर्म है क्रय यानी परचेस। पुनः विक्रय के उद्देश्य यानी बेचने के उद्देश्य से व्यापार में खरीदा गया माल क्रय या खरीदी कहलाता है। व्यापार में माल को नकद या उधार खरीदा जा सकता है, जिसे कैश परचेस या क्रेडिट परचेस कहते हैं। यहाँ एक बात का ध्यान रखें, व्यापारी जिस भी वस्तु का व्यापार करता हो उसके अलावा यदि कोई अन्य वस्तुएं खरीदता है तो वो खरीदी परचेस नहीं कहलाएगी। जैसे यदि कोई कपड़ा व्यापारी व्यापार के लिए कपड़ा खरीदता है तो यह परचेस के अंतर्गत आएगा, पर यदि वो अपनी दुकान के संचालन के लिए कंप्यूटर खरीदता है तो ये परचेस के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि उसने ये कंप्यूटर अपनी दुकान को संचालित करने के लिए खरीदा है, बेचने के लिए नहीं। विक्रय यानी सेल्स। किसी भी व्यापार में कोई माल लाभ कमाने के उद्देश्य से बेचा जाता है तो ये सेल्स कहलाता है। व्यापार में माल को नकद या उधार बेचा जा सकता है, जिसे कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स कहते हैं।
नकद और उधार विक्रय को मिलाकर कुल विक्रय यानी टोटल सेल्स को टर्नओवर कहा जाता है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा व्यापार जिन वस्तुओं या सेवाओं का है, उनके अलावा जो भी बेचा जाता है वो सेल्स या विक्रय नहीं कहलाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का शोरूम है और आप इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचेंगे तो इसे सेल्स कहा जाएगा। लेकिन यदि आप अपने शोरूम का पुराना फर्नीचर बेचते हैं तो ये सेल्स नहीं कहलाएगा। अगली टर्म है राजस्व यानी रेवेन्यू। रेवेन्यू से आशय ऐसी राशि से है जो माल अथवा सेवाओं के विक्रय से नियमित रूप से प्राप्त होती है। साथ ही व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों से प्राप्त होने वाली राशियां जैसे किराया, ब्याज, कमीशन, डिस्काउंट आदि भी रेवेन्यू कहलाते हैं। आय यानी इनकम। एक व्यक्ति या संगठन की आय यानी इनकम वो धन है जो वो कमाते हैं या प्राप्त करते हैं। वैसे आय एक व्यापक शब्द है, इसमें लाभ भी शामिल रहता है। आय दो प्रकार की होती है। प्रत्यक्ष आय यानी डायरेक्ट इनकम। इसके अंतर्गत ऐसी सभी प्राप्तियां आती हैं जो हमारे मुख्य कार्य से प्राप्त होती हैं। जैसे व्यापार की स्थिति में यदि आप कुछ बेच रहे हैं तो उसका जो भी मूल्य प्राप्त हो रहा है वो डायरेक्ट इनकम में आएगा। मान लीजिए आपका मुख्य व्यापार कपड़े का है तो कपड़े की सेल्स से होने वाली प्राप्ति आपकी डायरेक्ट इनकम कहलाएगी। दूसरी तरह की आय होती है अप्रत्यक्ष आय यानी इनडायरेक्ट इनकम। मुख्य व्यवसाय के अलावा जो भी इनकम होती है वो अप्रत्यक्ष आय यानी इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। उदाहरण के तौर पर यदि आपका कपड़े का व्यापार है तो उससे प्राप्त होने वाले आय के अतिरिक्त जो भी आय होती है, जैसे आपने कुछ गोदाम किराए पर दिए हुए हैं तो उनका किराया या फिर आपने कुछ रुपया बाजार में उधार दिया हुआ है तो उससे प्राप्त होने वाला ब्याज आपकी इनडायरेक्ट इनकम कहलाएंगे। अगली टर्म जो हम आपको समझाने जा रहे हैं वो है व्यय यानी एक्सपेंसेस। एक व्यक्ति या संगठन का व्यय यानी एक्सपेंसेस वो धन है जो हम अपने काम के दौरान कुछ करते हुए खर्च करते हैं। यह भी दो प्रकार का होता है। पहला है प्रत्यक्ष व्यय यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके अंतर्गत हमारे मुख्य कार्य से संबंधित जो भी सीधे खर्च होते हैं वे आते हैं। जैसे व्यापार की स्थिति में यदि आप बेचने के लिए कुछ खरीदते हैं या खरीदे हुए माल पर सीधे कोई खर्च करते हैं तो उस पर जो भी धन खर्च होता है वो प्रत्यक्ष व्यय यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। उदाहरण के लिए आपका मुख्य व्यापार कपड़े का है तो आप जो कपड़ा खरीदते हैं उसका मूल्य, उसे अपने गोडाउन या फैक्ट्री तक लाने के लिए जो गाड़ी भाड़ा देते हैं, यदि कपड़े पर कोई एम्ब्रॉयडरी करते हैं यानी कपड़े को बेचने योग्य बनाने के लिए जो भी खर्चा करते हैं, ये सब खर्चे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस माने जाएंगे। दूसरी तरह का व्यय है अप्रत्यक्ष व्यय यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनका संबंध वस्तु के क्रय या उसके निर्माण से न होकर वस्तु की बिक्री या कार्यालय व्यय से संबंधित होता है। सरल शब्दों में कह सकते हैं मुख्य व्यवसाय से संबंधित जो भी सीधे खर्च होते हैं उनको छोड़कर शेष सभी खर्च इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे व्यवसाय या व्यापार को चलाने में सहयोग करने के लिए जो भी खर्च होते हैं, जैसे ऑफिस से संबंधित कर्मचारियों की तनख्वाह, ऑफिस का बिजली बिल, स्टेशनरी खर्च, डेप्रिसिएशन इत्यादि। अगली टर्म है इंटरेस्ट यानी ब्याज। व्यापार में जब हम किसी से कर्ज लेते हैं या फिर किसी को लोन देते हैं तो उस लोन राशि के उपयोग के बदले में लोन देने वाले को एक निश्चित दर से प्रतिफल यानी कंसिडरेशन के रूप में कुछ राशि देनी पड़ती है जिसे ब्याज कहते हैं। कई बार हम किसी सप्लायर से ज्यादा दिनों की उधारी पर माल खरीदते हैं तो उस लंबी अवधि के लिए भी हमको ब्याज देना पड़ सकता है। इसके विपरीत यदि हमने किसी कस्टमर को लंबी अवधि के लिए उधार माल बेचा तो उस पर हम ब्याज ले सकते हैं। फिर है छूट यानी डिस्काउंट। व्यापारी द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली छूट या रियायत को ही डिस्काउंट कहते हैं। जब हमें किसी से डिस्काउंट प्राप्त होता है तो उसे डिस्काउंट रिसीव्ड कहते हैं और जब किसी को डिस्काउंट दिया जाता है तो उसे डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट गिवन कहा जाता है। यह डिस्काउंट दो प्रकार का हो सकता है।
पहला है व्यापारिक बट्टा यानी ट्रेड डिस्काउंट। व्यापारी माल बेचते समय ग्राहक को माल के मूल्य में कुछ राशि कम करता है या बिल की राशि में से कुछ राशि कम करता है। इस तरह की छूट को बिल में ही कम कर दिया जाता है, इसे ही ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। प्रायः ये छूट ग्राहकों को अधिक माल खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए दी जाती है। दूसरा है नकद बट्टा यानी कैश डिस्काउंट। व्यापारिक चलन के अनुसार प्रत्येक ग्राहक को एक निश्चित अवधि में भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जाती है। अगर ग्राहक निश्चित अवधि के पहले ही भुगतान कर दे तो उसे कुछ छूट दी जाती है, जिसे कैश डिस्काउंट यानी सीडी भी कहा जाता है। प्राय यह डिस्काउंट प्रतिशत के रूप में दिया जाता है, जैसे 2% कैश डिस्काउंट या 3% कैश डिस्काउंट इत्यादि। कैश डिस्काउंट के लालच में ग्राहक शीघ्र भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित होता है। अब आता है कमीशन। जब किसी व्यक्ति या संस्था को किसी का काम करने, जैसे कुछ खरीदने या बेचने में सहायता देने या अन्य कोई काम करने के प्रतिफल स्वरूप कुछ पारिश्रमिक मिलता है तो उसे कमीशन कहते हैं। कई बार विक्रेता अपने कर्मचारियों को सेल बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी तनख्वाह के साथ इस तरह का कमीशन देता है। यह पारिश्रमिक साधारणतया निश्चित प्रतिशत से दिया जाता है, पर कभी कभी यह निश्चित राशि में भी दिया जा सकता है। अगली टर्म है सेवा यानी सर्विस। वर्तमान में सेवा का अर्थ बड़ा व्यापक हो गया है। अपने व्यवसाय में हम कई प्रकार की सेवाओं का उपयोग या उपभोग करते हैं, जैसे हम अपने कंप्यूटर सप्लायर से अपना कंप्यूटर सुधरवाते हैं या कंप्यूटर में कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाते हैं, तो ये उसके द्वारा दी गई सेवाएं हैं। इसी तरह मान लीजिए हमने किसी इलेक्ट्रीशियन से अपने यहाँ एसी ठीक करवाया, तो यह भी उसके द्वारा दी गई सर्विस ही है। ग्राहक यानी कस्टमर, हम जिसे माल बेचते हैं वो हमारा कस्टमर कहलाता है। विक्रेता यानी सप्लायर, हम जिससे माल खरीदते हैं उसे सप्लायर कहते हैं। लेनदार यानी क्रेडिटर, वो व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार माल या सेवाएं बेचती है या रुपया उधार देती है। ऋणदाता या लेनदार यानी क्रेडिटर कहलाती है। लेनदार को भविष्य में ऋणी से धनराशि प्राप्त होना होती है। संक्षेप में, जब हम किसी से उधार माल खरीदते हैं तो वो हमारा क्रेडिटर कहलाता है। उदाहरण के लिए, पारस ने राहुल से 10,000 रुपए का माल उधार खरीदा। यहाँ पारस की बुक्स में राहुल क्रेडिटर कहलाएगा। अब हम समझते हैं देनदार यानी डेटर के बारे में। वो व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से उधार माल या सेवाएं खरीदती है या रुपया उधार लेती है, ऋणी या देनदार यानी डेटर कहलाती है। देनदार को भविष्य में एक निश्चित दिन यानी एक निश्चित अवधि के बाद पैसा चुकाना होता है। संक्षेप में, जब हम किसी को उधार माल बेचते हैं तो वो हमारा डेटर कहलाता है। उदाहरण के लिए, अनिल ने राज को 5,000 रुपए का माल उधार बेचा। यहाँ अनिल की बुक्स में राज डेटर कहलाएगा और राज की बुक्स में अनिल क्रेडिटर कहलाएगा। अब हम समझते हैं पूंजी यानी कैपिटल के बारे में। व्यापार का स्वामी यानी ऑनर जो रुपया, माल या संपत्ति व्यापार में लगाता है, उसे पूंजी कहते हैं। व्यापार में लाभ होने पर पूंजी बढ़ती है और हानि होने पर पूंजी घटती है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें कि अकाउंटिंग में व्यापारी और व्यापार दोनों को अलग अलग माना गया है। इसलिए व्यापार में ओनर द्वारा लगाई गई पूंजी व्यापार की लायबिलिटीज मानी जाती है, यानी व्यापार के लिए ओनर द्वारा लगाई गई पूंजी व्यापार के लिए कर्ज है। उदाहरण के लिए, विकास ने 20,000 रुपए नकद और 10,000 के माल से कपड़े का व्यापार प्रारंभ किया, तो ऐसी स्थिति में उसकी व्यापार में लगी हुई इस पूंजी की राशि 30,000 रुपए होगी। अब हम देखते हैं कि स्वामी यानी ऑनर कौन होता है। वो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो व्यापार में आवश्यक पूंजी लगाते हैं, व्यापार का संचालन करते हैं, व्यापार की जोखिम सहन करते हैं तथा लाभ और हानि के अधिकारी होते हैं, व्यापार के स्वामी कहलाते हैं।
यदि किसी व्यापार का स्वामी या मालिक एक व्यक्ति है तो वह एकाकी व्यापारी यानी प्रोपराइटर कहलाता है, और यदि मालिक 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं तो साझेदार यानी पार्टनर्स कहलाते हैं। पर यदि बहुत से लोग मिलकर संगठित रूप से कंपनी के रूप में कार्य करते हैं तो वे उस कंपनी के अंशधारी यानी शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। अगली परिभाषा है आहरण यानी ड्रॉइंग्स। व्यापार का स्वामी अपने निजी खर्च के लिए समय समय पर व्यापार में से जो रुपया या माल निकालता है वो उसका आहरण या निजी खर्च कहलाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यापारी दुकान के कैश में से अपने निजी खर्च के लिए 500 रुपए निकाल लेता है तो ये उसकी ड्रॉइंग्स कहलाएंगी। संपत्ति यानी असेट्स। व्यापार या व्यवसाय की ऐसी समस्त वस्तुएं जो व्यापार या व्यवसाय के संचालन में सहायक होती हैं और जिन पर व्यवसायी का स्वामित्व होता है संपत्ति कहलाती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, स्थायी संपत्तियां और चालू संपत्तियां। स्थायी संपत्ति यानी फिक्स्ड एसेट से आशय उन संपत्तियों से है जो व्यवसाय में दीर्घ काल तक रखी जाने वाली होती हैं, यानी जिनका लाभ व्यापार में कई वर्षों तक मिलता रहता है और जो पुनः विक्रय के लिए नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए जमीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, वाहन, मशीन आदि। और चालू संपत्ति से आशय उन संपत्तियों से है जो आमतौर पर 1 वर्ष से कम समय में उपयोग की जाती हैं, यानी जो लंबे समय तक व्यापार में नहीं रहती हैं, जैसे नकदी या जिन्हें आसानी से नकदी में बदला जा सके, जैसे देनदार, बैंक बैलेंस, स्टॉक इत्यादि। अब हम बात करते हैं दायित्व यानी लायबिलिटीज की। वे सभी ऋण या लोन जो व्यापार को अन्य व्यक्तियों अथवा अपने स्वामी या स्वामियों को चुकाने होते हैं दायित्व यानी लायबिलिटीज कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी दायित्व यानी फिक्स्ड लायबिलिटीज जिन्हें हम लंबी अवधि की देनदारियां यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी कहते हैं, और चालू दायित्व यानी करंट लायबिलिटीज जिन्हें हम कम अवधि की देनदारियां यानी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी कहते हैं। स्थायी दायित्व से आशय ऐसी देनदारियों से है जिनका भुगतान दीर्घकाल के पश्चात या व्यापार की समाप्ति पर करना होता है, जैसे दीर्घकालीन ऋण, लॉन्ग टर्म लोन, पूंजी, बिल्डिंग या लैंड को गिरवी रखकर बैंक से लिया हुआ लॉन्ग टर्म लोन इत्यादि। चालू दायित्व यानी करंट लायबिलिटीज से आशय ऐसी देनदारियों से है जिनका भुगतान निकट भविष्य में करना हो। प्रायः यह 1 साल से कम समय में चुकाना होती हैं, यानी ये अस्थायी होती हैं और व्यापार संचालन में घटती बढ़ती रहती हैं, जैसे अल्पकालीन ऋण यानी शॉर्ट टर्म लोन, लेनदार, बैंक लोन, सीसी लिमिट यानी कैश क्रेडिट लिमिट आदि। अब हम बात करते हैं अदत्त व्यय की यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। ऐसे समस्त व्यय जिनकी सेवाएं तो प्राप्त कर ली गई हैं परंतु उनके मूल्य का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, जैसे कि वर्ष समाप्ति पर कर्मचारी की सैलरी बाकी है या मकान मालिक का किराया बाकी है यानी देना है किंतु दिया नहीं गया है, तो वर्ष समाप्ति पर इसका प्रोविजन करना होगा। इस तरह के प्रावधान को अदत्त व्यय कहते हैं। अब हम बात करते हैं मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन की। किसी वस्तु या संपत्ति के उपयोग से समय व्यतीत हो जाने पर, मूल्यों में परिवर्तन से, नष्ट हो जाने या अन्य किसी कारण से जब संपत्ति के मूल्य में कमी आ जाती है तो इस मूल्य में होने वाली कमी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास कोई मशीन है और हम उसका लगातार उपयोग कर रहे हैं। इस उपयोग से उसका मूल्य कम हो जाएगा। मूल्य की यही कमी मूल्यह्रास या घिसारा या डेप्रिसिएशन कहलाती है। अब हम समझ लेते हैं वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर को। ये 12 माह की अवधि होती है जिसका हम लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। चूंकि ये अवधि 12 माह की होती है इसलिए 1 वर्ष कहलाती है। हमारे भारत में ये अवधि यानी वित्तीय वर्ष
1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होता है। उदाहरण के लिए 1 अप्रैल 2020 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाली ये जो अवधि है या 12 महीने का जो समय है, उसे एक फाइनेंशियल ईयर कहेंगे। खाता क्या होता है? जब किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु, सेवा या आय व्यय इत्यादि से संबंधित समस्त लेन देन एक निश्चित स्थान पर तिथिवार और नियमानुसार रखे जाते हैं तो उसे उसका खाता यानी अकाउंट कहते हैं। किसी भी खाते के 2 पक्ष होते हैं, डेबिट साइड यानी नाम पक्ष और क्रेडिट साइड यानी जमा पक्ष। डेबिट साइड बाईं तरफ होता है और क्रेडिट साइड दाईं तरफ होता है। हम इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे हमने राम से 1 लाख रुपए उधार लिए और टुकड़ों में उसे वापस चुका दिए। देखिए, राम का खाता कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब हमें राम से रुपए प्राप्त हुए हैं तो हमने उन्हें क्रेडिट साइड में लिखा है और जब हमने राम को रुपए वापस किए हैं तो उन्हें डेबिट साइड में लिखा है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।